तो मेंटली रेडी रहना, और अभी भी मैं 20-25 मिनट पहले मुझे याद ही नहीं रहा, लेकिन कर दिया था इन्फॉर्म किया 1 बजे हमारी क्लास होगी। बट एनीवेज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज स्टार्ट करना है बैकएंड, और हम गालिबन बहुत शुरू में मैंने ये 2 डायग्राम्स ड्रॉ की थी, और दरमियान में भी इन डायग्राम्स को बार-बार रेफर करता आया हूँ कि हमारे पास जो पूरी एक एप्लीकेशन बनती है उसका आर्किटेक्चर ब्रीफ सा या रफ सा आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास एक होता है हमारा फ्रंट एंड, विच इज इन दिस केस मैं अगर इसको यहाँ पे लिखूं तो हम अभी तक ये काम कर चुके हैं, ठीक है। फ्रंट एंड का मतलब ये है कि हम HTML CSS या बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क यूज करके इन कॉम्बिनेशन विद रिएक्ट उसको हम पूरा फ्रंट एंड एप्लीकेशन का डिजाइन बनाते हैं, उसमें API को कंज्यूम करते हैं और मतलब बला बला स्टेट मैनेजमेंट करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो ये जो सारा काम हम अभी तक आज की क्लास तक या कल की क्लास तक कर चुके थे, वो सारा का सारा किस में आ रहा था? फ्रंट एंड में आ रहा था, ठीक है। अब हमने यहाँ से आगे मूव करना है और हमने जाना है बैकएंड पे। और बैकएंड का मतलब क्या है ये तो मैं अभी बड़ी डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन आपने ना चाहते हुए भी बैकएंड पे काम किया हुआ है किसी हद तक। बैकएंड क्या था? आप सपोज करें कि ये हमारा जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट थी ऑफिशियल, और इसने बहुत सारे एपीआई एंड पॉइंट्स एक्सपोज किए हुए हैं पब्लिकली। अब एपीआई क्या है, एपीआई एंड पॉइंट क्या है, और एपीआई एंड पॉइंट के एक्सपोज होने का मतलब क्या है, ये सारी बातें आपको पता है। यानी सर्वर के ऊपर एक से ज्यादा रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। हर एक पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट एंड पॉइंट्स जिसने एपीआई लिखी होती है उसने एक्सपोज किए होते हैं, और वो एपीआई एंड पॉइंट्स हमारा फ्रंट एंड इस्तेमाल करता है सर्वर को कॉल भेजने के लिए। और उन एपीआई एंड पॉइंट्स में मुख्तलिफ अकसाम के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, या गेट या पोस्ट या पुट या पैच या डिलीट। यानी हमें ये जो रिक्वेस्ट जाती है इस रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं? HTTP। तो HTTP की रिक्वेस्ट टाइप्स हैं बहुत सारी, मतलब 4 तो हमने पढ़ी थी ना। एक हमने पढ़ी थी जी पोस्ट रिक्वेस्ट, दूसरी हमने पढ़ी थी जी गेट रिक्वेस्ट, तीसरी हमने पढ़ी थी जी पुट रिक्वेस्ट, चौथी हमने पढ़ी थी जी पैच रिक्वेस्ट, और पांचवी हमने पढ़ी थी जी डिलीट रिक्वेस्ट। और ये सिर्फ पढ़ी ही नहीं थी, हमने इनको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि हम लिमिटेड काम कर सकते थे। हमने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन की हद तक ही देखा था कि जी हाँ जी गेट रिक्वेस्ट ऐसे जाती है, पुट रिक्वेस्ट ऐसे जाती है, पोस्ट रिक्वेस्ट ऐसे जाती है। तो हमारा ये बैकएंड अपने इख्तियार में नहीं था। जो कुछ उन्होंने बैकएंड में लिख कर एपीआई एंड पॉइंट के थ्रू एक्सपोज करके डॉक्यूमेंटेशन में हमें बता दिया कि ये करेंगे तो ये होगा, ये रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये जवाब आएगा, तो सारा कुछ हमें आ जाएगा। ये वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये वाला पार्ट जो थ्योरेटिकल है कि किस तरह क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और सर्वर किस तरह डेटा देता है वापस, और ये नहीं देखा किस तरह देता है, ये देता है बस देता है। तो सर्वर डेटा वापस देता था हमें एज अ रिस्पॉन्स, तो हम उस रिस्पॉन्स को कंज्यूम करते थे या अपनी एप्लीकेशन में यूज करते थे। ये एपीआई का टिपिकल एक फ्लो है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो बैकएंड है ये अपना बैकएंड खुद लिखेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बैकएंड कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली एक मशीन होगी, एक फिजिकल सर्वर होगा। मैं जब बैकएंड की बात करता हूँ तो बैकएंड में हमने एक टेक्नोलॉजी नहीं पढ़नी, हमने 3-4 या इससे भी ज्यादा शायद टेक्नोलॉजीज पढ़नी हो, या इससे कम पढ़नी हो शायद, लेकिन ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज पढ़नी है हमें। सबसे पहली बात तो ये है कि आप यूं सपोज करें कि आप जिस सर्वर को हिट कर रहे हैं, अब मैं सर्वर 2 तरह के होते हैं, अब ये पता लगने लगा है। एक तो होता है फिजिकल मशीन, यानी आप जिस डाटा को एक्सेस कर रहे हैं वो किसी न किसी जगह रिमोटली किसी फिजिकल मशीन पे रिजाइड कर रहा होगा, ठीक, डेटा आपका। अब फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि ये आपका क्या है, सर्वर है, और सर्वर मैं किसको बोल रहा हूँ फिलहाल? उसी मशीन को बोल रहा हूँ जो डेटा वगैरह रिजाइड कर रही है। जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो मशीन खुद से तो कुछ नहीं कर सकती। इस मशीन के अंदर एक एप्लीकेशन होगी या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगी जिसको हम कहेंगे वेब सर्वर। जिसको हम क्या कहेंगे? वेब सर्वर का काम क्या होता है? ये बेसिकली एक एप्लीकेशन होती है या सॉफ्टवेयर ही होता है। ये लिसनिंग मोड में होता है, ताकि जब भी किसी क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आए तो सर्वर का मतलब क्या होता है? सर्व करने वाला। तो कोई चीज कोई बंदा किसी को सर्व तब कर सकता है जब आने वाली रिक्वेस्ट उसको
समझ में आए। आप चाइनीज रेस्टोरेंट में घुस जाएं जहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई उर्दू समझने वाला नहीं है, और वहाँ जो सर्वर यानी वेटर्स हैं जिन्होंने आपको सर्व करना है, उनको उर्दू में या पश्तो में समझाना शुरू कर दीजिए कि मुझे चाय चाहिए, ठीक है? तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको वो बंदा सर्व कर देगा? ऑलमोस्ट नन। क्यों? आपकी जो रिक्वेस्ट है बीइंग क्लाइंट, वो सर्वर को आप समझा ही नहीं पाए। तो बेसिकली 2 तरीके हैं, या तो ये कि वो होटल वाले कोई वेटर या सर्वर वो बंदा रख लें जो वो लैंग्वेज समझता है, मल्टी लैंग्वेजेस समझता है, या फिर क्या कर लें, कोई ट्रांसलेटर रख लें। कोई ना कोई काम तो करना ही होगा। तो बेसिकली ये जो वेब सर्वर है, ये वेब सर्वर हम खुद लिखेंगे, और इसका काम क्या होगा, आने वाली रिक्वेस्ट को रिसीव करना 1, उसको अंडरस्टैंड करना 2, और उस रिक्वेस्ट की बेस पर रिस्पॉन्स जनरेट करके वापस देना 3। ठीक? अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मैंने रिक्वेस्ट की सर्वर को, सर्वर में रिक्वेस्ट रिसीव हुई, और रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद सर्वर ने क्या दे दिया, रिस्पॉन्स दे दिया। अब ये रिस्पॉन्स इस हद तक है कि मैं वेटर के पास गया और मैंने कहा जी चाय मिलती है? तो उसने मुझे रिस्पॉन्स दिया जी हाँ मिलती है, या जी नहीं, नहीं मिलती। ये रिस्पॉन्स हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसने कहा मिलती है तो मैं कहूँ 2, तो फिर इसका मतलब है सर्वर चाय हाथ में रख के तो नहीं बैठा होता। फिर क्या करेगा? ये जाएगा किचन में, और किचन में कुक या जो भी मतलब शेफ जो भी है, उसको कहेगा भाई एक चाय का ऑर्डर है, आप मुझे चाय तैयार करके दे दो। तो ये वाला बंदा, वो जो या खाना या कुछ भी, तो ये वाला जो बंदा है ये बेसिकली इसको प्रोवाइड करेगा जो भी इसको रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब यूं हुआ कि सर्वर क्या करेगा, रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करेगा, और उस रिक्वेस्ट की बेस पे डेटाबेस से डेटा पिक करेगा, और वो वापस सर्वर ले आएगा और वापस क्लाइंट को सेंड करेगा। इसका मतलब है सर्वर का काम क्या है, सिर्फ रिक्वेस्ट रिसीव करना और रिस्पॉन्स सेंड करना। अगर उस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में कोई डेटा चाहिए, कोई प्रोसेसिंग होनी है, कोई लॉजिक होनी है, या स्पेशली प्रोसेसिंग और लॉजिक तो सर्वर ही करेगा, लेकिन अगर कोई डाटा चाहिए एडिशनल उस रिक्वेस्ट को, तो वो कहाँ से रिक्वेस्ट करेगा फर्दर? डेटाबेस से। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमने मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी यूज करनी है बैकएंड पे, सर्वर पे। तो वेब सर्वर डेटा की रिक्वेस्ट किससे करेगा? डेटाबेस से। तो एक तो हमने वेब सर्वर पढ़ना है, दूसरा हमने क्या पढ़ना है, डेटाबेस। और डेटाबेस से डेटा लेके सर्वर अपने पास आएगा, उस डेटा की नेसेसरी फॉर्मेशन करेगा, प्रेजेंटेशन जिसे बोलते हैं। मतलब आपको किचन से चाय मिली है, कप, पिरिच और कप साफ-साफ करना या बाकी उसके साथ जो चीनी, शुगर सारे लवाज़मात हैं वो किसने करने हैं? वो तो वेटर ही ने करने हैं ना, वो शेफ़ तो या कुक तो नहीं करके देगा। तो ये यहाँ से डेटा वापस लेके आएगा, तो इस डेटा को प्रॉपर शेप में या प्रेज़ेंटेशन में डाल के ये डेटा को वापस दे देगा रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ मिलेगा। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट बात है ऑब्वियसली, आपको ये बताना है रिक्वेस्ट करते वक़्त क्लाइंट साइड से कि जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, वो डेटा भेज रहे हैं या डेटा लेने के ख़्वाहाँ हैं। अगर भेज रहे होंगे तो क्या होगा? पोस्ट होगा, तो ये सर्वर समझेगा। पहले रिक्वेस्ट को एनालाइज़ करेगा, पोस्ट की रिक्वेस्ट है तो वो क्या करेगा, उसको पता होगा कि इसने साथ कुछ लाया होगा। फिर सर्वर अगर गेट की रिक्वेस्ट रिसीव करेगा तो इसको पता होगा यार ये मैं साथ कुछ नहीं लाया, मुझे कुछ देना है। पुट की रिक्वेस्ट करेगा तो इसका मतलब है कि कुछ साथ लाया है और मुझे अपडेट करके वापस अपडेटेड चीज़ वगैरह-वगैरह। सो ऑन। तो ये लेयर शामिल होती हैं। अब ये जो वेब सर्वर और डेटाबेस की कम्युनिकेशन है, ये भी डायरेक्ट नहीं होती। इसके लिए भी बीच में एक डायरेक्ट क्यों नहीं होती, इसके लिए एक एक टर्मिनोलॉजी है, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर, फिलहाल मैं लिख रहा हूँ ओडीएम, लेकिन जब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो मैं बताऊँगा कि ये ओडीएम क्या भला है। ओडीएम स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर। और ये जो ओडीएम है, ये इसके लिए एक टूल है, दैट इज़ कॉल्ड मोंगूज़। ये जो मोंगूज़ टूल है, ये हमारी हेल्प करेगा हमारे सर्वर और डेटाबेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। तो मैंने कहा था जब हम ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ पढ़ेंगे बैकएंड पे, तो एक हमने क्या कहा, हम वेब सर्वर ये भी हम खुद लिखेंगे। दूसरा मोंगूज़, ये एक पैकेज है जिसको हम यूज़ करेंगे किस काम के लिए? डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए, और डेटाबेस भी हम खुद ही क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलकर हमारा इन अ नटशेल पूरा क्या बनेगा? बैकएंड। और जब ऑब्वियसली हम यहाँ से ये
वेब सर्वर पे हम बेसिकली ये लॉजिक लिखने से मेरी क्या मुराद है, यहाँ पे हम सारे के सारे क्या बना रहे होंगे, लॉजिक लिखकर उस लॉजिक को एक्सपोज करेंगे टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ताकि कोई भी बंदा इस पर्टिकुलर हमारे लिखे हुए एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट करे, उसको ये डाटा मिल जाए। तो हम एक एंड पॉइंट नहीं लिखेंगे, हम बहुत ज्यादा या बहुत सारे कितने सारे, जितने हमें हमारी एक एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड होंगे, हमारी एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जितने एंड पॉइंट्स हमें चाहिए होंगे, हम वो सारे के सारे एंड पॉइंट्स कहाँ लिखेंगे, सर्वर के ऊपर। अब मैं मजीद ड्रिल डाउन करने की जरूरत नहीं है कि एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, रिक्वेस्ट टाइप्स क्या होती हैं, कैसे सेंड की जाती हैं, एवरीथिंग यू नो। ये डायग्राम मैं सेव कर लेता हूँ, और इस डायग्राम को मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर कभी वापस आएंगे और फिर आपको ये कहानियाँ करने के बाद या इसके दौरान समझाएंगे जी कि व्हाट डज दिस मीन। ठीक है, सो मुझे इसे सेव करने के लिए शायद साइन अप रिक्वायर्ड होगा, तो मैं साइन अप के बजाय इसको अपने देसी तरीके से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सो दिस इज समथिंग अब हम यहाँ पे आएंगे और हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने डायग्राम में बता दिया, मैं इसे ओपन ही रखता हूँ साथ में। हमें सबसे पहले क्लाइंट तो बन गया हमारे पास, या नहीं भी बना तो हम बना लेंगे, और पता है हमें बनाने का पता है। हमने सबसे पहले क्या बनाना है, सर्वर बनाना है। ठीक है, हम जितने भी काम कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे नोड एनवायरनमेंट के ऊपर कर रहे हैं। नोड की इंपॉर्टेंस का आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट बाय नेचर पहले नोड के अराइवल से पहले सिर्फ ब्राउजर में रन होती थी, आउटसाइड द ब्राउजर जावास्क्रिप्ट रन नहीं हो सकती थी। ठीक है, नोड के बाद हम जावास्क्रिप्ट को, ये फैसिलिटी हमें मिल गई है कि हम जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड द ब्राउजर रन कर सकते हैं। और अभी तक हमने फ्रंट एंड में भी जितना काम किए, हमें गैर महसूस अंदाज में, महसूस हो या ना हो, वो सारा का सारा काम किस में हो रहा है, नोड के ऊपर ही हो रहा है। नोड एज एन एनवायरनमेंट काम कर रहा है। बैकएंड भी हमारा सारा का सारा किस पे होगा, नोड पर ही होगा। सर्वर लिखने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, हम प्योर नोड जेएस में भी सर्वर लिख सकते हैं, लेकिन मुश्किल है, ट्रिकी भी है, थोड़ा लेंथी भी है प्रोबेबली। तो हम क्या करते हैं, हमें एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं, बैकएंड का फ्रेमवर्क, और वो फ्रेमवर्क है नोड जेएस का, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस जेएस। तो एक्सप्रेस जेएस इज अ नोड जेएस फ्रेमवर्क दैट वी यूज टू राइट द सर्वर, और नॉट ओनली सर्वर, एंटायर बैकएंड। ठीक, तो अब अगर आपसे पूछे कि आप बैकएंड नोड पे कर रहे हैं, तो आप कहें जी हाँ नोड पे कर रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कौन सा फ्रेमवर्क है, तो आप कहेंगे क्या, एक्सप्रेस। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन एक दो और जो फेमस मुझे पता है, वो भी अंडर द हुड यूज एक्सप्रेसिव को कर रहे हैं। उन्होंने मजीद इसको थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड कर दिया है, लेकिन अंडर द हुड बेसिकली वो भी क्या कर रहे हैं, जैसे नेस्ट जेएस है, NEST नेस्ट। तो नेस्ट जेएस बेसिकली एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, लेकिन अंडर द हुड वो भी एक्सप्रेसिव को यूज कर रहा है। तो हम बेसिकली यूज करेंगे एक्सप्रेस जेएस और नोड जेएस। ठीक, अब अगर आप यहाँ पे आए, तो मैंने आपको ये कहा है कि आप हमेशा कोशिश करें कि डॉक्यूमेंटेशन हर चीज की साथ ओपन रखें, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस का आपको डॉक्यूमेंटेशन से ही पता लगता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी एक्सप्रेस जेएस, और इस एक्सप्रेस जेएस पे अगर आप आए, तो फास्ट अनओपिनियनेटेड मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क फॉर द नोड जेएस। अनओपिनियनेटेड का मतलब ये है कि आप बाउंड नहीं है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के। नोड जेएस या एक्सप्रेस को इस्तेमाल करके आप अपनी मर्जी का एप्लीकेशन आर्किटेक्चर बना लें। जो मैं नेस्ट जेएस जिसकी बात कर रहा हूँ, अंडर द वो एक्सप्रेस यूज कर रहा है, लेकिन उसने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि ये काम ये स्टैंडर्ड इसको फॉलो करके करना है, ये काम इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके करना है। अनओपिनियनेटेड मतलब उसमें कोई ओपिनियन नहीं है किसी की, जिस तरह दिल करता है बना ले। ठीक है, फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट है, मिनिमलिस्ट है, बहुत कम कोडिंग से आपका सारा काम हो जाएगा। अभी देखिए कि मैं 4 लाइन लिखूंगा, हमारा सर्वर बन जाएगा। ठीक है, अलग नाम से लगता है पता नहीं सर्वर को कितनी बड़ी बला है। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले सेटअप करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपना सर्वर बनाने के लिए मैं उसी फोल्डर में बनाऊंगा या एक अलग से फोल्डर में बनाऊंगा, क्योंकि मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि मैं एक टू डू बनाऊं जिसकी कंप्लीट फ्रंट एंड और बैक एंड अपनी ही एट इट्स ऑन हो। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इनसाइड द ई ड्राइव, और मैं इसको कहूंगा जी टू डू मन, गॉट इट।
और अब फोल्डर का नाम याद रखिएगा, मैं अक्सर भूल जाता हूँ इसको। इस टू डू मन के अंदर चूंकि मैंने ये कहा है कि मैं पूरी फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट मन स्टैक एप्लीकेशन बनाऊंगा, छोटी सी बनाऊंगा टू डू ही, लेकिन उसमें बैक एंड, फ्रंट एंड, एपीआई एंड पॉइंट सब कुछ हमारा अपना होगा, डेटाबेस भी हमारा अपना होगा। तो इसके लिए मैंने रूट फोल्डर में, मुझे कल फराज साहब कह रहे थे कि आप गिट कर दें, तो मैं इसलिए गिट नहीं किया था कि मैं इसको गिट करूंगा जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों शामिल होंगे, और इसमें गिट की कॉन्फ़िगरेशन भी हम खुद मैनुअली करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए बड़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और बड़ी। तो मैं यहाँ पे 2 फोल्डर बनाऊंगा, एक को मैं लिखूंगा, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई हर्डल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो मैं एक को कहूंगा जी फ्रंट एंड। तो मैंने क्या कहा था, हम जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो फ्रंट एंड की एप्लीकेशन पूरी अलग बनती है, बैक एंड की एप्लीकेशन पूरी अलग बनती है, फिर आपस में क्या होती है, ये लिंक होती है। तो मैंने 2 फोल्डर बनाए, एक को मैंने कहा दी जी फ्रंट एंड और एक को मैंने कहा जी बैक एंड। अब फ्रंट एंड तो मैं एंड पे बनाऊंगा क्योंकि पहले बना चुका हूं, तो फ्रंट एंड में जस्ट एक दिन में जस्ट वेरी क्विकली बूटस्ट्रैप के फॉर्म से हम कॉपी करके टू डू का वो इंटरफेस बना दूंगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस फ्रंट एंड, आई विल बी फोकसिंग ऑन द बैक एंड। तो बैक एंड में जाने के बाद, अच्छा, आपको पता है कि आपको थोड़ी बहुत कमांड्स तो आनी चाहिए। मैं टर्मिनल में जाऊंगा और इस वक्त मेरा करंट फोल्डर जो ओपन है टर्मिनल में, मैं गिट बैश को ओपन करूंगा, और मेरा इस वक्त जो फोल्डर करंट है वो कौन सा है, टू डू मन। तो मुझे किसके अंदर जाना है, बैकएंड के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पे cd लिखूंगा, cd फॉर चेंज डायरेक्टरी, यानी चेंज फोल्डर, डायरेक्टरी को फोल्डर कहते हैं। और मैं यहाँ पे लिखूंगा जी क्यों बैकएंड में आया, बिकॉज मैं फोकस किस पे करना चाह रहा हूँ, इस वक्त बैकएंड पे करना चाह रहा हूँ। और यहाँ सबसे पहले आपने करना है npm init। तो ये npm init क्या करती है बेसिकली, अगर मैं इसको एंटर करूंगा ना, ये मुझसे चंद सवालात पूछेगी, ठीक। अब ये पहला क्वेश्चन पूछ रही है जी कि पैकेज नेम। तो पैकेज नेम तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, फोल्डर नेम पैकेज नेम के बाद बैकएंड दे चुका हूँ। तो अगर मजीद कोई देना है तो इसके अंदर नया फोल्डर क्रिएट करेगी, मैं नहीं चाहता, मैं जस्ट बगैर कोई नाम दिए एंटर कर दूंगा। अगर आपको देना चाहते हैं नया पैकेज नेम तो लिख लें। फिर कहता है वर्जन, अगर आपके बाय डिफॉल्ट उसका वर्जन क्या होगा, 1.0.10। अगर आप लेट्स सपोज एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है और उसमें कोई अपडेशन करना चाहते हैं तो आप इस वर्जन को चेंज करेंगे, अदरवाइज आप नॉर्मल फर्स्ट वर्जन है तो 1.0। आपने देखा होगा अक्सर मोबाइल की एप्लीकेशन के वर्जन होंगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के वर्जन होते हैं, तो ये, तो मैं वर्जन नया कोई नहीं देना चाहता, डिफॉल्ट रहने देना चाहता हूँ, मैं इसको भी क्लिक करूंगा। डिस्क्रिप्शन, ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन भी छोड़ सकते थे आप, खाली हो जाती, कोई मसला नहीं था। एंट्री पॉइंट, आपके सर्वर में कोई एक फाइल ऐसी होगी जहां पे सारी, जिस फाइल के थ्रू सारी रिक्वेस्ट आपके सर्वर में आएंगी, यानी कोई एक रूट फाइल होगी जो सारी, सर्वर का काम क्या है, रिक्वेस्ट्स को सुनना, लिसनिंग मोड में रहना। तो कोई एक ऐसी फाइल का नाम दें, वो कह रहे हैं जो आपकी एंट्री फाइल हो, जहां से आपके सर्वर पे जो रिक्वेस्ट है वो एंटर हो। अगर आप कुछ नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, index.js। और अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो दे दें नाम, अलग से server.js दे दें, index.js दे दें, कुछ भी दे दें। मैं index.js ही रखूंगा, मैं नया नाम अपनी वजह से नहीं दूंगा। टेस्ट कमांड, अगर आप टेस्टिंग भी करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन बैकएंड की तो आप टेस्ट कमांड भी दे दें, मैं नहीं करना चाहता, मैं इसको फिलहाल फॉर द टाइमिंग ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। गिट रिपोजिटरी, अगर आप, जैसे मैंने कहा था ना, हम अपनी इस पूरी की पूरी ऐप को गिट रेपो पे लिंक करेंगे और खुद से मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर मैं गिट रिपोजिटरी यहाँ पे दे देता हूँ, उसी तरह गिट रिपोजिटरी में जाके वो लिंक करें और उसका वो लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दे, तो ये उसके साथ कनेक्ट कर देगा, लेकिन किसको कनेक्ट करेगा, सिर्फ बैकएंड के फोल्डर को, फ्रंट एंड फिर भी कनेक्ट। तो मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, मैं मैनुअली करूंगा, तो मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। कीवर्ड्स एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप किसी मतलब लेटर ऑन कहीं किसी ऐप स्टोर पे या वगैरह पे आप लॉन्च करना चाहें या कहीं कुछ भी, तो आप कीवर्ड्स दे सकते हैं, जस्ट जैसे वो एसईओ पर्पसेस के लिए काम आते हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट टू। उसके बाद आप दे दें कुछ भी, टू डू दे दें, टू डू मन दे दें, या बिल्कुल खाली भी छोड़ दें, अभी हम बिगिनर हैं, कौन सा। ऑथर आप कोई भी दे सकते हैं, आप खुद ऑथर हैं तो यासिर अली दे दें। लाइसेंस आप कुछ भी ना दें, एमआईटी दे दें। तो ये सारा काम करेगा और ये एंड पे कंफर्मेशन पूछेगा, जो आपने इन्फॉर्मेशन एंटर की है उसे वेरीफाई कर लें, ठीक है सब। हमने कहा जी सब ठीक है, तो आप क्या कर दें, यस। अब ये काम करेंगे ना आप, तो कमांड आपकी क्या थी, सिर्फ npm init,
ये आपकी उस फोल्डर में एक package.json की फाइल बना देगी। दैट्स नथिंग अबाउट इट। और जो जितनी इन्फॉर्मेशन आपने एंटर की थी वो सारी की सारी आपको यहाँ एज इट इज नजर आ रही है। यासिर अली, लाइसेंस, एमआईटी, कीवर्ड्स, स्क्रिप्ट्स। हमने टेस्ट स्क्रिप्ट कोई नहीं लिखा तो उसने एक डिफॉल्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद मेन यानी एंट्री फाइल कौन सी थी, index.js। अब ये काम हम कर रहे हैं, ये काम कौन कर रहा है बेसिकली, हम मैनुअली कर रहे हैं सारी चीजें। अगर मैं ये पैकेज जेसन यहाँ से डिलीट कर दूं, आपको पता है पैकेज जेसन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे प्रोजेक्ट में। सारी एंट्रीज डिपेंडेंसीज उसी में लिस्ट होती हैं, तो बैकएंड पे भी हमने डिपेंडेंसीज यूज करनी है। अब अगर मैं सिर्फ npm init और -y कर दूं, तो अब ये मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये पैकेज जेसन फाइल क्रिएट कर देगा विद ऑल डिफॉल्ट ऑप्शंस। अगर मैं ओके करता हूँ, ये कमांड सक्सेसफुली चली, और अगर आप यहाँ आके देखें package.json आई, तमाम के तमाम डिफॉल्ट आंसर्स के साथ आए। समझ आइए बात। अच्छा, यहाँ पे एक चेंज हमें करेंगे। हमने जावास्क्रिप्ट ES6 पढ़ी है, ECMAScript 6 एंड बियॉन्ड, आपको पता है। Node.js में ES6 सिंटैक्स डायरेक्टली नहीं सपोर्ट होता। उसके लिए हमें थोड़ी सी एक यहाँ पे जेसन में एडिशनल काम करना होगा। यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी। दैट प्रॉपर्टी इज टाइप, और बाय डिफॉल्ट ये कॉमन जेएस होता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मॉड्यूल। ये काम करने से अब हम बैकएंड पे ES6 के फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज हम ES5 में वो रिक्वायर करते, और मतलब थोड़ा सा पुराना स्टैंडर्ड था, तो अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें बैकएंड की एप्लीकेशन ES5 में लिखनी पड़ेगी। जब हम रिएक्ट में किस में आ दी है, ES6 में आ दी। यहाँ तक बात समझ आ गई। बस ये आ गया, हमारा बैकएंड बन गया, बैकएंड में पैकेज जेसन फाइल बन गई। दैट इज इंपॉर्टेंट। और मैं आपको उसके बाद अब हमने क्या करना है जी, बैकएंड में कहा जी Node.js तो हमारा है ही है, हमने उसी के ऊपर काम करना है, और हमारी जो कमांड्स चल रही हैं npm वाली, वो सारी नोड की वजह से ही चल रही हैं। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने npm इंस्टॉल और एक्सप्रेस, मैं इस कमांड को लॉन्च कर देता हूँ और अजान हो जाए उतनी देर में मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। से थोड़ा सा क्विक रिकैप दे दें, थोड़ा लेट हो गया आज। सॉरी फराज साहब, क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा थोड़ा सा क्विक रिकैप दे दें आज का, मैं थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में, मैसेज नहीं पढ़ा। हमने कोई खास काम नहीं किया, हमने सिर्फ एक डायग्राम बनाई, और उस डायग्राम जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका था ना फ्रंट एंड पढ़ते हुए, तो मैंने एक दफा थ्योरेटिकल रिकैप दिया। बेहतर होगा आप वीडियो पे देखने की, बिकॉज दोबारा रिपीट करूंगा तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, फिर यहाँ बैठे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि जाहिर है हर एक्सप्लेनेशन में थ्योरी सेम तो नहीं रहती, आपको बताइए। ठीक हो गया। ये बिल्कुल वही है कि हमने बेसिकली बैकएंड पे काम करना, तो मैंने पूरा डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर बना के दिखा दी कि बैकएंड में हम करेंगे क्या क्या, टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, और मतलब व्हाट एक्चुअली वी डूइंग। और दूसरा प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात देखें तो हमने सिर्फ यही कमांड चलाई है, पहली ये वाली npm init -y, और साथ में हमने npm express इंस्टॉल कर दिया, ठीक है।
अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमने फ्रंट एंड की कोई एप्लीकेशन बनानी होती है तो हम एक टेम्पलेट यूज करते हैं, क्रॉ, क्रिएट रिएक्ट ऐप। वो हमें पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग बना के देता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बना के मिलता। बैकएंड पे आपको सारा का सारा खुद करना पड़ता है, खुद ही। तो अब देख लें, हमने पैकेज से शुरू किया। ये पैकेज जेसन और नोड मॉड्यूल ये किसने एक्सप्रेस के साथ है, तो पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन, इसको आप डिलीट भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितनी डिपेंडेंसीज और जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ होती है, इनकी मजीद फर्दर डिटेल जो है वो इसमें होती है। ठीक है, तो आप इसको फिलहाल फॉर द टाइमिंग इग्नोर कर दें, सिर्फ आप ये फोकस करेंगे आपके पास एक पैकेज जेसन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप पैकेज जेसन में जाएं तो मैंने यहाँ पे क्या कहा था, जो मेरी एंट्री फाइल या मेन फाइल है वो क्या है, इंडेक्स जेएस है, तो वो तो है ही नहीं। ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बैकएंड के फोल्डर में एक एंट्री फाइल देनी पड़ेगी, index.js खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। सब कुछ अब हमने खुद करना है, बस वो मजे गए जो आपको आधी से ज्यादा चीजें खुद बना के देता था। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये जो हमारी मेन सर्वर की रूट फाइल होगी, रूट फाइल का मतलब जड़ यही होगी, हर रिक्वेस्ट यहाँ आएगी और यहाँ से फिर हम उसे जिधर भेजना चाहेंगे उधर हम भेज सकते हैं। तो ये हमारी मेन एंट्री फाइल होगी। हमने एक्सप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया और हमने बेसिकली नोड तो ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल था, नोड का फ्रेमवर्क ही है एक्सप्रेस जेएस, और हमने पैकेज। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन में वही बताएगा जो मैंने आपको बता दिया कि एक नई डायरेक्टरी बनाई, mkdir का मतलब नया फोल्डर बनाए, हमने मैनुअली बना लिया बगैर कमांड के। फिर इस फोल्डर के अंदर मूव करें, हमने वो भी कर लिया। फिर npm init करें, हमने वो भी कर लिया। फिर एंट्री पॉइंट फाइल बनाए, ये भी कर लिया। फिर एक्सप्रेस इंस्टॉल जेएस करने, ये भी कर लिया। और नो सेव का मतलब अगर आप इसे डिपेंडेंसी लिस्ट में पैकेज जेसन में इसकी एंट्री नहीं डालना चाहते तो आप हाइफन हाइफन नो डैश का फ्लैग दे दें, हमें चाहिए डाल दें। आगे चलें जी, आगे हेलो वर्ल्ड में जाएं तो ये वो पॉइंट है जहां से हम सर्वर को बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको कहा था कि हमने टाइप मॉड्यूल लिखा है अपनी पैकेज जेसन में ताकि हमें ES6 का सिंटैक्स मिले। अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा, इंपोर्ट की जगह क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। तो हम अब एक रिक्वायर नहीं करेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। एक नुकसान, नुकसान तो नहीं, मतलब एक चीज है जो आपको थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ आपको। हमें सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, वो जो थोड़ा सा फर्क है ना, वो मैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा जब वो प्रॉब्लम आएगा। तो अभी वो प्रॉब्लम आया नहीं तो उसको वैसे तूल देना मुनासिब नहीं। ये जो एक्सप्रेस यूज किया है ना हमने, इस एक्सप्रेस को ये बतौर फंक्शन है बिल्ट इन, एक्सप्रेस की लाइब्रेरी के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है। और हमने इसको ऐसे क्यों इंपोर्ट किया, क्योंकि वहां से ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ होगा। ठीक, हमने इस फंक्शन को उठा के इस वेरिएबल में सेव कर लिया। उसकी वजह यह है कि हम बजाय इसके कि बार बार इस फंक्शन को रीयूज करें, इस फंक्शन के बजाय हम क्या यूज करेंगे, इस वेरिएबल को यूज करते फिरेंगे। ठीक, तो अब सेकंड स्टेप ये है, मैंने आपको ये कहा था कि जो हमारा सर्वर है ना, वो सर्वर हमेशा किस मोड में रहता है, लिसनिंग मोड में रहता है। आप होटल में जाएं तो वहाँ वेटर खड़े होके हमेशा किस मोड में रहते हैं, लिसनिंग मोड में। इसका मतलब क्या है, जब कोई कस्टमर आए वो हमसे रिक्वेस्ट करे और हम उसकी रिक्वेस्ट को समझें और उसकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट करें। अब रिक्वेस्ट एंटरटेन होना या ना होना ये डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात होटल में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो सॉरी बोल देते हैं, यार ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। बाज़ औक़ात होती है तो ख़राब होती है तो बैड रिस्पॉन्स मिल, बाज़ औक़ात रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बाज़ औक़ात मिलता है, वगैरह वगैरह। तो सर्वर हमेशा किस में रहता है, लिसनिंग मोड में रहता है। और लिसनिंग मोड में रहता है तभी वो रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर सकता है। तो मैं कहूंगा जी कि ऐप डॉट लिसन ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। और ऐप डॉट लिसन का मतलब ये है कि ये ऐप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूं समझिए ये सर्वर को। और ऐप डॉट लिसन का मतलब क्या है, ये सर्वर को किस मोड में लेके जा रहा है, लिसनिंग मोड में लेके जा रहा है। अब लिसनिंग मोड का मतलब क्या है कि जब तक मैं इस प्रोसेस को चलाऊंगा तो ये प्रोसेस हमेशा क्या करता रहेगा, रिक्वेस्ट की लिसनिंग के मोड में या लिसनिंग की पोजीशन में रहेगा। लेकिन उससे पहले ये देखें कि लिसन दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, एक ही ले रहा है मैंडेटरी, और वो क्या है बेसिकली आपका कॉल बैक फंक्शन। और इस कॉल बैक फंक्शन में बल्कि ये एक के बजाय दो आर्ग्यूमेंट्स लेने चाहिए इसको। ये वाली करेक्ट डेफिनेशन है इसकी, पता नहीं पीछे क्या दे रहा था।
उसको छोड़े। पहला आर्गुमेंट क्या ले रहा है ये, पाथ, और दूसरा आर्गुमेंट क्या ले रहा है ये, कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, इस पाथ को मैं थोड़ी देर के बाद मजीद एक्सप्लेन करने की पोजीशन में हो जाऊं, आप फॉर द टाइम बीइंग इसको समझें पोर्ट। अच्छा, वैसे आपको पता है पोर्ट क्या होती है? अच्छा नहीं, वैसे आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे बताएं, इस कोर्स से इसको रिलेट ना करें। पोर्ट क्या होती है कंप्यूटर के सेंस में, कंप्यूटर की वोकैबुलरी जैसे में, या यूएसबी पोर्ट सर, जैसे यस VGA पोर्ट, यस HDMI यस, यू पोर्ट, आर राइट, यू आर आप राइट, प्लग इन कर आप भी सके। समझ गए होंगे। जैसे यूएसबी पोर्ट्स होती हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं, सिस्टम की एक्सटर्नल पोर्ट्स, या यूं समझें कि किसी हार्डवेयर या पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स। वैसे अगर मैं पोर्ट लफ्ज को डिफाइन करूं तो ये एक गेटवे है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है। ऐसे ही है फराद साहब? मतलब जी पोर्ट सर। क्या है, बेसिकली एक गेटवे है जिसके थ्रू आपका डेटा सिस्टम में एंटर होता है या एग्जिट करता है। तो पोर्ट का लफ्ज समझ आ गया जी, पोर्ट का मतलब क्या होता है। और ये पोर्ट्स आपकी फिजिकली बहुत सारी दिखती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को। अच्छा, इन फिजिकल पोर्ट्स को छोड़ दें, इनके अलावा आपके सॉफ्टवेयर में भी कुछ पोर्ट्स होती हैं जिनका ताल्लुक फिजिकल पोर्ट से नहीं होता। मिसाल देता हूं, आपके सिस्टम में, आपके ब्राउजर में एक टैब में मैसेंजर खुला हो फेसबुक का, दूसरे टैब में व्हाट्सएप खुला हो, और तीसरे टैब में कोई भी और चैट ऐप खुली हो। मुझे ये बताएं कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो इसके कितने चांसेस हैं कि वो व्हाट्सएप वाला मैसेज बजाय व्हाट्सएप वाली विंडो में जाने के मैसेंजर की विंडो में चला जाए? नहीं हो सकता ना। नो कभी सोचा चांस। है क्यों? अच्छा, फिर ऐसे कितने चांसेस हैं कि मुझे मैसेंजर मैसेज मैसेंजर पे आए फेसबुक पे, और वो घुस जाए किस में जाके, व्हाट्सएप वाली विंडो पे घुस जाए? ऐसा पॉसिबल है? क्यों? कभी सोचा नहीं है हमने? ये जॉब होता है बेसिकली पोर्ट्स का। आपके सिस्टम में जो एक्सटर्नल पेरिफेरल पोर्ट्स होती है ना, मैक्सिमम कितनी होंगी? आप सिस्टम के आगे पीछे दोनों चेक कर लेंगे, 8, 9, 10, 6, 5, 4, 10 से ऊपर तो नहीं होंगे मेरे ख्याल में। कोई भी ऐसा सिस्टम हो, कितना बड़ी महान ले है उसको। बल्कि इनफैक्ट जो लेटेस्ट मॉडर्न सिस्टम्स आ रहे हैं लैपटॉप्स की बात करें तो उसमें पोर्ट्स कम हो रही हैं, ज्यादा नहीं हो रही। Got it? दो बातें याद रखिएगा। पहली बात यह कि पोर्ट्स आर द गेटवेज थ्रू विच कम्युनिकेशन अकर्स। अब वो चाहे फिजिकल पोर्ट्स हो, चाहे लॉजिकल, मतलब दूसरी ये वाली पोर्ट्स हो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो दोनों का काम यह है कि गेटवेज है। तो ये जो पोर्ट्स नंबर से डिनोट होती हैं, और आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है, नेटवर्क की एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन किसी न किसी एक पोर्ट पे कॉन्फ़िगर होती है। और वो पोर्ट ये डिफाइन करती है कि जो भी इनकमिंग मैसेज या रिक्वेस्ट आएगा वो इस एप्लीकेशन पे जाएगा, और इस एप्लीकेशन में, यानी कंप्यूटर को क्या पता भाई, 4 एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली ओपन है, मैसेज आ रहा है, तो उसको क्या पता मैंने ये मैसेज फेसबुक मैसेंजर पे डालना है, ये मैसेज मैंने व्हाट्सएप पे डालना है, ये मैसेज मैंने किसी और चैट ऐप पे डालना है। दिस इज द पॉइंट वेयर पोर्ट्स कम इनटू प्ले। हर एप्लीकेशन जो नेटवर्क एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है वो किसी न किसी पोर्ट पे कॉन्फ़िगर होती है, और पोर्ट इज अ नंबर, यानी पोर्ट इज रिप्रेजेंटेड विद अ नंबर, एंड पोर्ट इज नॉर्मली अ गेटवे थ्रू विच कम्युनिकेशन अकर्स। ठीक है? ये जो पोर्ट्स होती है ना सिस्टम में, फिर आप कहेंगे यार हमारी सिस्टम में तो हो सकता है 20 एप्लीकेशंस हो बैक वक्त ओपन हो, तो क्या वो 20 की 20 अगर नेटवर्क एप्लीकेशन है तो वो किसी अलग अलग पोर्ट पे होंगी? यस, अलग अलग पोर्ट पे होंगी। फिर आप सोचेंगे जी तो पोर्ट्स होती कितनी है? तो वो पोर्ट्स होती हैं 65,536। ठीक है? अच्छा, इनमें से जो पहली 1024 पोर्ट्स है ना, वो हम वो रिजर्व होती हैं, वो हम कस्टम पर्पस के लिए इस्तेमाल, कुछ और भी हैं। मैं इसको एग्जैक्ट अभी आपको नेट से वो कंफर्म करके बताता हूँ कि नंबर कितने और कितनी पोर्ट्स हैं जो रिजर्व हैं, जो आप यूज नहीं कर सकते। कुछ और पोर्ट्स भी हैं, यानी यूं समझ लें कि कुछ पोर्ट्स रिजर्व होती हैं किसी खास काम के लिए, और बाकी की जितनी पोर्ट्स हैं उनको हम अपनी कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है, मेरे साथ बहुत दफा हुआ है कि आपने आपके सिस्टम में स्काइप इंस्टॉल हो, अक्सर ये मसला होता है, अब नहीं होता, इनफैक्ट पहले होता था, और जब आप कोई दूसरी एप्लीकेशन अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें तो अक्सर इन दोनों में से किसी एक में एरर आ जाता था, और वो एरर आता था पोर्ट कन्फ्लिक्ट की वजह से, कि जो पोर्ट स्काइप की एप्लीकेशन यूज कर रही है एग्जैक्टली वही पोर्ट अगर कोई दूसरी एप्लीकेशन भी यूज करेगी
आपके सिस्टम में वो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर ही नहीं होगी और एरर देगी। और एरर क्या आएगा? पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट का। प्रोबेबली एरर की वर्डिंग कोई और हो सकती है, लेकिन पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ कि दो एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में सेम पोर्ट को शेयर नहीं कर सकती। अदरवाइज क्या आएगा? कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट में क्या आएगा? इधर के मैसेज उधर और इधर के मैसेज इधर। मैंने आपको मैसेंजर पे मैसेज भेजा, आपको रिसीव हो रहा है जी व्हाट्सएप पे। आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, मुझे मैसेज और रिसीव हो रहा है जी मैसेंजर पे। दिस नेवर अकर्स। इसकी प्रिवेंशन के लिए एक सिस्टम में जब एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो पहले ही चेक किया जाता है इंस्टॉलेशन के वक्त कि यार इस पोर्ट पे कोई दूसरी एप्लीकेशन रन तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप यूजर को उधर ही एरर दे दो, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, आप पोर्ट शेयर नहीं कर सकते। वंस अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, पोर्ट्स क्या होती हैं बेसिकली? ये वो लॉजिकल पाथ्स होते हैं, ये वो लॉजिकल गेटवेज होते हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। समझ आई बात? मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ ना, तो मेरी एप्लीकेशन नेटवर्क से बात करेगी ना, तो नेटवर्क से तो इस सिस्टम में मौजूद कई और एप्लीकेशंस बात कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा भाई, मेरी एप्लीकेशन किस पोर्ट पे चले। आपने इससे पहले कभी नोट किया है जब हम फ्रंट एंड की ऐप रन करते हैं तो लोकल होस्ट कॉलन 3000 लिखते हैं, वो 3000 क्या है? बेसिकली पोर्ट है। इसका मतलब ये है कि ये 3000 की पोर्ट। अच्छा, अब मैं बिल फर्स्ट सपोज करता हूं, कभी आपने ऐसा भी किया है कि आप एक ही रिएक्ट ऐप को 2 दफा रन करें, दूसरी 3001 बन जाती है, वो कभी भी दूसरी दोबारा 3000 पे ओपन नहीं होगी। तो मैं अभी क्या बोला है? पोर्ट्स शेयर नहीं होती। तो रिएक्ट के अंदर क्रॉम में तो ये कॉन्फ़िगर्ड है कि अगर इसी पोर्ट पे कोई और एप्लीकेशन चल रही है तो आप इसको क्या कर दो 3000। अच्छा, अब आप दो रिएक्ट की ऐप को साइमल्टेनियसली ना चलाएं, आपकी कोई और ऐप ऑलरेडी एक्सीडेंटली या इंटेंशनली 3000 पे रन हो रही है, ऊपर से आपने रिएक्ट की ऐप चला दी, तो आपकी रिएक्ट ऐप 3000 पे नहीं ओपन होगी। कहां ओपन होगी? 3001 पे ओपन होगी। वजह? ताकि कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट। मैंने तो आपको चैट एप्लीकेशंस की एग्जांपल दी ना लाइव अंडरस्टैंडिंग के लिए। हर एप्लीकेशन जो आपके सिस्टम में इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो इंटरनेट से डाटा एक्सचेंज कर रही है। तो कभी ऐसा होता है कि मैंने एक मतलब 3 टैब्स खोले हो, एक में गूगल है, तो गूगल में की गई क्यूरी का नतीजा तीसरे टैब में आ जाए। ठीक है, तो यूं समझें कि एवरीथिंग इज, या गूगल क्रोम में खोली गई एप्लीकेशन का नतीजा किसी दूसरी स्काइप के ऊपर आ जाए, ये जो आप रिजल्ट आपने गूगल में सर्च किए थे। तो मकसद मेरा समझाना था जी, पोर्ट। हर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर होती है किसके साथ? पोर्ट। और पोर्ट क्या है? बेसिकली लॉजिकल गेटवे थ्रू व्हिच कम्युनिकेशन अकर्स। और कम्युनिकेशन का मतलब हरगिज मैसेजेस नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में होती है। वो चाहे आप गूगल पे क्यूरी कर रहे हैं, वो भी आप नेटवर्क की कम्युनिकेशन कर रहे हैं। वो चाहे आप चैट कर रहे हैं, वो भी आप नेटवर्क की। वो चाहे आप फेसबुक को जस्ट स्क्रॉल सर्फिंग कर रहे हैं, वो भी आप क्या कर रहे हैं? नेटवर्क की कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एनीवेज, सो अब मैं यहाँ पे बोलूंगा, गूगल पे क्यूरी करूंगा क्या? नेटवर्क पोर्ट्स। तो आप ये कहेंगे जी कि इन कंप्यूटर नेटवर्किंग अ पोर्ट इज अ नंबर असाइंड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ कनेक्शन एंड पॉइंट टू अ डायरेक्ट डेटा टू द स्पेसिफिक सर्विस। मुझे बताएं, अगर मैं पोर्ट समझाते वक्त ये पहली लाइन पढ़ता तो आपने तो भाग ही जाना था। ये एक ही एक ही कहानी है। तो अब पोर्ट में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो वर्डिंग आप खुद बना लें, जो आपको आसान लगती है वहीं से ढूंढ लें, बट दिस इज द पोर्ट बेसिकली। ठीक है, और कितनी होती हैं? लेट मी अगेन मेक अ क्यूरी। और कौन कौन सी रिजर्व्ड होती हैं? नेटवर्क पोर्ट्स, हाउ मेनी नेटवर्क पोर्ट्स। ठीक है, सो कितनी पोर्ट्स होती है हमारी? 65,535। मैंने क्या बोला? 65,536, बिकॉज मैंने जीरो को बीच में ओमिट किया। ये जीरो से स्टार्ट होती है तो 65,535 होती, 65,536 ये जीरो को मिला के। सो देर आर दिस पॉसिबल पोर्ट्स नंबर्स, ऑल्दो नॉट ऑल आर इन कॉमन यूज। तमाम यूज नहीं होते, मैंने बोले। Some of the most common used ports along with their associated networking protocols are port 20, port 21 file transfer protocol। आपने कभी सुना है SMTP और POP3? ये जो ईमेल सेंडिंग और रिसीविंग के लिए होता है ना, SMTP होता है। SMTP प्रोटोकॉल है जो पोर्ट 25 पे चलता है, जो ईमेल सेंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है यूनिवर्सली। और POP3 ये ईमेल रिसीविंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये अलग पोर्ट है और इसकी अलग एक पोर्ट नंबर है। खैर, ये बहुत सारी नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजीज है, अगर मैं नेटवर्किंग पढ़ा रहा होता तो फिर इसको एक्सप्लेन करने का फायदा भी था। उतनी ही थ्योरी पढ़ाऊंगा जितनी आपको अपने इस पर्टिकुलर बैकएंड में चाहिए। एनीवेज, सो ये जी जनाब मन, एनीवेज आपकी पोर्ट्स हैं, और मैं जो रिजर्व पोर्ट्स हैं आप वो ढूंढ रहा हूँ कि कौन कौन सी पोर्ट्स हैं जो रिजर्व्ड है किसी पर्पस के लिए। 80 पोर्ट रिजर्व्ड है।
किसके लिए पता है? HTTP कम्युनिकेशन के लिए। कभी भी आप 8080 पोर्ट को किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? आपने अक्सर यहाँ www लिखते हैं ना, तो पीछे HTTP खुद आ जाता है। तो इसका मतलब ये आप नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये भी किसी पोर्ट पे होती है। तो ये जो पोर्ट होती है ना HTTPS की, ये 8080 होती है, वो रिजल्ट होती है 8080। तो बाकी 0 से लेके 1023 तक, यानी 1024 1024 पोर्ट्स क्या है, रिजर्व्ड है। उनके कॉमन यूजेस हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है जो सिस्टम इंटरनली भी बहुत सारी चीजें खुद भी यूज करता है, तो इनको आप यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा पोर्ट्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो 3000 का मतलब अब पता है ना कि 100 क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि 100 किसके अंदर आती है, अंडर 1000 आती है। ठीक, दैट्स अब फ्रंट एंड में तो हमने कहीं कॉन्फ़िगर नहीं किया था कि यार 3000 पे ही चलाओ, तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट करा टेम्पलेट ने हमें 3000 पे दी है। बैकएंड में तो भाई इसने कहीं कोई कॉन्फ़िगरेशन ऑटो नहीं हो रही है, हमें सब कुछ खुद ही दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैं अपनी बैकएंड की एप्लीकेशन कहाँ चलाना चाहता हूँ, 3000 पे चलेगी, चल जाएगी। लेकिन जब फ्रंट एंड चलाऊंगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो किधर चली जाएगी, वो 3001 पे मूव कर जाएगी। इसलिए हम कोई रैंडम नंबर दे देते हैं यार, किसी भी पोर्ट में कहता हूँ जी मेरी बैकएंड की एप्लीकेशन किस पे चलाओ, 3000 पे। तो खैर app.listen का मतलब क्या है कि सर्वर किस में, लिसनिंग मोड में। अब किस पोर्ट पे लिसन करे, क्योंकि बहुत सारी और एप्लीकेशंस भी लिसनिंग मोड में है। मेरे व्हाट्सएप पे कांस्टेंट मैसेज आ रहे हैं बिहाइंड द सीन, क्या मैं बार बार उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ? नहीं, व्हाट्सएप किस पे लिसन कर रहा है, किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट पे लिसन कर रहा है। हमारी कम्युनिकेशन हो रही है थ्रू टीम्स, तो टीम्स बेसिकली क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट पे कॉन्फ़िगर्ड है, किसी दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं करेगा। अब मेरे ख्याल में बात ज्यादा क्लियर हो गई है। तो हमने अपनी एप्लीकेशन बनाते वक्त कहा है जी कि जिस सिस्टम पे हमारी एप्लीकेशन चलेगी या हमारा सर्वर चलेगा, वहां 600 और एप्लीकेशन होंगी, तो हर एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हर एक अपनी अपनी पोर्ट पे लिसन कर रही होगी। वेटर 10 वेटर्स हैं, तो अगर 2 वेटर एक ही टेबल पे आकर लिसन करना शुरू कर दे, मैं जाके बैठूं तो एक पूछे सर जी क्या लेना है, दूसरा भी पूछे सर जी क्या लेना है, मैं किस किस को जवाब दूंगा, कन्फ्लिक्ट होगा ना। तो वो भी कन्फिगर्ड इस तरह होते हैं कि हर टेबल का लिसनर अलग ही होता है। नॉर्मली एक लिसनर 3-4 टेबल्स को लिसन कर सकता है, लेकिन एक टेबल को 3-4। एनीवेज, अब जब ये लिसन करे, तो मैंने कहा जी आज 8000 पोर्ट पे लिसन करें, और सेकंड में मैं एक कॉल बैक फंक्शन दे रहा हूं। ये ऑप्शनल भी है या ऑप्शनल नहीं भी है, तो मैंडेटरी है, पता नहीं मैंडेटरी या ऑप्शनल है, पर आप दे दें इसको। और इसमें आप बेशक कुछ ना करें, सिर्फ कंसोल लॉग, अगर ये सर्वर कनेक्टेड होगा तो ये कॉल बैक फंक्शन ट्रिगर होगा, और अगर कनेक्ट नहीं होगा फॉर सम रीजन, तो कॉल बैक फंक्शन नहीं चलेगा, या चलेगा भी तो एरर देगा व्हाटसोएवर। एनीवेज, सर्वर, ये सर्वर कनेक्टेड नहीं, सर्वर लिसनिंग एट पोर्ट 8000, दैट्स इट, बस फिनिश। किसी भी फाइल को नोड जेएस पे चलाने का तरीका क्या है, नोड लिखें, पता नहीं बात, जो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट स्टार्ट में की थी हमने, और नोड के बाद index.js लिखें, तो अल्लाह खैर करे हमारा बैकएंड का पहला एरर जो है वो हमें नजर आ गया। कहाँ, किसकी? हमने, अच्छा ठीक, सर्वर लिसनिंग एट पोर्ट 8000, बस सर्वर बन गया हमारा, कंग्रेचुलेशंस। ठीक है। अब अच्छा, थोड़ी सी हम अभी इसके काफी सारे मेकअप्स करेंगे। हम बजाय इसको यहाँ देने के, और यहाँ देखें हार्ड कोड कर रहे हैं ना, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल में सेव। मैं कहता हूँ जी कॉन्स्ट, जो कांस्टेंट होता है हम नॉर्मली, यानी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी होती है, उसको कैपिटल में लिखते हैं, कन्वेंशन है। तो मैं इसको यहाँ दे के यहाँ भी ये पोर्ट ही कर दूं, और इसको भी मैं क्या कर दूं, आपको पता है स्ट्रिंग लिटरल या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कहते हैं इसको। ठीक, तो अब मेरा सर्वर जो है वो लिसन करना शुरू हो गया। अब मुझे भेजनी है फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट, और ये देखना है कि क्या वो मेरी रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी तो सिर्फ उसने मैसेज दिया ना कि हम लिसनिंग,
क्या वो लिसन कर भी रहा है या नहीं कर रहा? तो मैंने कहा कि जब आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सर्वर का क्या काम है? उस रिक्वेस्ट को रिसीव करना, लिसन करना, अंडरस्टैंड करना, रिस्पॉन्स देना। ये जो ऐप है ना, इस ऐप में बहुत सारे यानी HTTP के तमाम मेथड बिल्ट इन लिखे हुए हैं। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क क्यों यूज करते हैं? अगर हम ये यूज ना करते तो हमें सारा कुछ नोड में खुद ही लिखना पड़ता स्टार्ट से। अब ये तो बेवकूफ़ी है ना कि एक चीज़ हमें पहले से लिखी लिखाई मौजूद है। तो वो एक एग्जांपल देते हैं, डोंट री इन्वेंट द व्हील, डू नॉट री इन्वेंट द, भाई गाड़ी बनाओ ना, व्हील तो पहले से बना हुआ है। तो कोई बंदा कहे नहीं 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 मैं अपनी मर्जी का व्हील बनाऊंगा, कोई नया स्टैंडर्ड होगा 4 कोनों वाला। सो डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। तो ये चीज पहले से स्टैंडर्ड बन चुकी है। अब ऐप में पूरा का पूरा एक्सप्रेस का रेफरेंस है पूरी लाइब्रेरी का। इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन है डॉट गेट। ऐप डॉट गेट का मतलब क्या है? गेट बिल्ट इन फंक्शन है और ये गेट बेसिकली किसको रेफर कर रहा है? गेट रिक्वेस्ट टाइप को। अब मैं ये कह रहा हूँ सर्वर को, अभी जो मैंने नीचे लाइन लिखी है ना, इसमें सिर्फ सर्वर लिसनिंग मोड में है, लिसन करके करेगा कुछ नहीं। ये यूं है कि जैसे किसी कोई वेटर ना होटल पे खड़ा है, आप जाके तो चाय दे दे, अब वो है वेटर, लिसन भी कर रहा है लेकिन आगे से कर कुछ नहीं रहा। दूसरा है वो कहता है यार वो खाना दे दे, तीसरा कि वो रोटी दे दे, अब वो खड़ा है बेचारा, लिसन कर रहा है। ये मिसाल है। तो अब हमने क्या करना है बेसिकली, सर्वर को इस काबिल भी बनानी है, उसको ये इंस्ट्रक्ट भी करना है, भाई अगर कोई चाय मांगने आए तो उसको ये काम दे दो, इस किचन में जाओ, कोई रोटी मांगने आए तो उस तंदूर पे जाओ, कोई सालन मांगने आए तो उस किचन में जाओ। मतलब ये हमें सर्वर को बताना है। तो हम ये सर्वर को अब क्या बताने लगे हैं कि यार जब गेट रिक्वेस्ट आए तो क्या करो, जब पुट रिक्वेस्ट आए तो क्या करो, जब पैच रिक्वेस्ट आए तो क्या करो, जब डिलीट रिक्वेस्ट आए तो क्या करो। तो अभी मैं क्या बता रहा हूं, जब तुम गेट रिक्वेस्ट रिसीव करो तो क्या करो, दो काम। पहली चीज तो ये है कि भाई गेट रिक्वेस्ट किसी ना किसी एंड पॉइंट पे आनी है ना, जो यूजर रिक्वेस्ट करेगा वो किसी ना किसी एंड पॉइंट को करेगा ना। तो आपने यानी हर एंड पॉइंट को रिस्पॉन्ड नहीं करना। मिसाल के तौर पे शायद बात गलत हो जाए कि अगर कोई बेगर आए होटल में तो वो कहे जी खाना दो, तो उसको खाना नहीं देना भाई, पहले चेक करना है कि वैलिड कस्टमर है, जेन्युइन ऑथेंटिक कस्टमर है। तो आपकी यानी हर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स नहीं करना, ओनली स्पेसिफिक एंड पॉइंट पे जो रिक्वेस्ट आए उसको रिस्पॉन्ड करना है। वो आप एंड पॉइंट यहां बना ले। अब जो भी रिक्वेस्ट आए गेट की और टेस्ट के एंड पॉइंट पे आए उसको रिस्पॉन्ड करो और रिस्पॉन्स में दे दो क्या, ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ना गेट का, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन होता है। अब आपको मेरे हमें कॉल बैक फंक्शन में तो कोई मसला मसाइल तो होने नहीं चाहिए, ठीक। अब हमेशा याद रखिएगा कि एक्सप्रेस में जितने भी कॉल बैक फंक्शन में लिखूंगा ना, गेट पुट पोस्ट पैच डिलीट के साथ, उन सब कॉल बैक्स में दो आर्गुमेंट्स इम्प्लिसिटली बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। एक को हम कहते हैं रिक्वेस्ट, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं आप, पूरा रिक्वेस्ट लिख दें, पूरा रिस्पॉन्स लिख दें, आप सिर्फ REQ RES लिख दें, कुछ भी। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके अंदर बहुत बड़ी डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल मौजूद होती है। खैर ये बिल्ट इन मौजूद होते हैं, हर कॉल बैक को अवेलेबल भी होते हैं, थैंक्स टू एक्सप्रेस अगेन। अब मैं कहता हूं जी कि रेस यानी मुझे क्या भेजना है यूजर को, रिक्वेस्ट में यूजर ने कुछ नहीं भेजा, सिर्फ क्या दिया, एंड पॉइंट। तो अगर यूजर रिक्वेस्ट में कुछ भेजेगा तो ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट काम आएगा, अगर रिक्वेस्ट में कुछ नहीं भेजेगा तो ये लिखा रहने दें, यूज रिस्पॉन्स भेजना है वापस, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसको आप कहें जी कि आप हेलो फ्रॉम द सर्वर। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई लिसन तो तुम कर ही रहे हो और तुमने करना है, लिसनिंग के दौरान अगर कोई गेट की रिक्वेस्ट आए, अब गेट की रिक्वेस्ट भी तो बहुत सारी आ सकती है ना, एक तो नहीं आ सकती, कुछ 600 गेट रिक्वेस्ट हो सकती हैं। तो फिर हमें ये दिखाना है कि गेट की रिक्वेस्ट आए और टेस्ट के एंड पॉइंट पे आए तो तुमने वापस क्या देना है, हेलो फ्रॉम द। इसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट किसी भी एंड पॉइंट पे आए कुछ भी ना करो, नो रिस्पॉन्स। सर्वर कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है उस काम के लिए। मतलब आप जाके वेटर को कहें जाके यार वो सामने से ना मेरे लिए क्रिकेट का बल्ला खरीद लो, भाई उसका काम ही नहीं है, वो उस काम के लिए कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है। गॉट इट? सो दैट्स प्रीटी मच इट। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा किस पे, अच्छा, जितना काम भी जब भी आप सर्वर पे कोई चेंज करेंगे ना, आपने सर्वर पे चेंज की तो आपने एक दफा सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा, ठीक।
सर्वर पे जब भी कोई चेंज करेंगे, सर्वर को क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि मशीन को रीस्टार्ट करेंगे, सर्वर को रीस्टार्ट करने का मतलब प्रोसेस ब्रेक करें कंट्रोल सी से और दोबारा रन कर दें। सर्वर रीस्टार्टेड। अब आप जाएं और क्लाइंट से, सर्वर कहां पे, लोकल होस्ट पे ना, लोकल होस्ट पे 8000 पे इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेजें। कैसे, लेट्स सी, लेट्स ट्राई इट। वैसे हम दूसरा टूल यूज करेंगे अपना पोस्टमैन रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं अभी कोशिश करता हूँ। लोकल होस्ट कहां पे, 8000 पे, और हेलो फ्रॉम द, लेकिन अगर मैं सर्वर ब्रेक कर दूं, सर्वर रुका हुआ है, आप सर्वर चल ही नहीं रहा। अब अगर मैं इसको करूं, कैन यू सी इट, अब मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, सर्वर साहब बंद पड़े हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपका सर्वर चलता रहेगा तो रिस्पॉन्स करेगा, यानी लिसनिंग मोड में भी तभी रहेगा जब चलेगा। अब मैं सर्वर को रिस्टार्ट करता हूं, भाई इट गॉट हैंग्ड। मैं सर्वर को रिस्टार्ट करता हूं, क्या हो गया यार, सही हो गया सर्वर तो। ओह, मुझे बैकएंड में मूव करना है ना अब मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं। अब आप यहां कोई और एंड पॉइंट दे दें, बला बला बला, कैनॉट गेट। क्यों भाई, ये तो राउट है ही नहीं मेरे पास। मतलब आप किसी को कह के देखें जाके होटल पे वेटर को, यार वो जरा मेरे जूते पॉलिश करा के लाना। अगले कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको दो एंड पॉइंट्स बनाने हैं, बात तो समझ ही गए होंगे आप। तो भाई ब्राउजर क्लाइंट है ना, ब्राउजर को मैंने क्लाइंट कहा था। क्लाइंट से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एबीसी, अब भी एरर, सर्वर वो नहीं किया, रीस्टार्ट नहीं किया। तो यार ये इतने निकम्मे में बैठे हैं, सर्वर को ही दिन रीस्टार्ट करते फिरेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हम बार बार सर्वर को हमें रीस्टार्ट करना पड़े, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई चेंज करें और इसे सेव करें तो सर्वर ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए। इसके लिए एक लाइब्रेरी है जिसको हम बोलते हैं नोडमोन। क्या लाइब्रेरी है, ये आपकी डेवलपमेंट आसान कर देती है, बजाय इसके कि बार बार सर्वर रिस्टार्ट करें। इट टेक्स केयर ऑफ द चेंजेस इन द फाइल एंड इट रीस्टार्ट्स द सर्वर ऑटोमेटिकली वंस द फाइल इज चेंज्ड। नोडमोन, आप इस नोडमोन को पहले इंस्टॉल करें और फिर देख लें कि इसे यूज कैसे करना है। आप नोडमोन को यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं नोडमोन के साथ। मैं आपको सिंपली एक स्क्रिप्ट बता देता हूं। आज से पहले आपने, अच्छा पहले मैं यहाँ पे, नोडमोन इंस्टॉल हो चुका, इसको बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, इसको ये कर दें, नोड मोन index.js। अच्छा, मजे की बात यह है कि पता नहीं नोडमोन को उठा ही नहीं रहा। तो आप दोबारा से एक टर्मिनल को रिस्टार्ट कर दें और nodemon index dot, yes you are right, cd backend nodemon index dot। तो क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपने नोडमोन इंस्टॉल किया है, सही जगह पे किया है। बैकएंड बंद कर दें हमने, नोडमोन, ये 3 फोल्डर कहां से है नोड मॉड्यूल, इसका मतलब नोड मॉड्यूल कहां इंस्टॉल किए, रूट डायरेक्टरी में, बैकएंड के अंदर नहीं। इसलिए वो पहचानने से इनकार कर रहा है, यार नोडमोन तो है ही नहीं कमांड, भाई क्यों उस फोल्डर में हमने नहीं किया। सो दैट्स व्हाई डिलीट दिस। ये भी ध्यान रखना है आपने, मल्टी फोल्डर। बिगिनर्स को ना अक्सर ये मसाइल बड़े होते हैं। तो
आपने नोडमोन इंस्टॉल कहाँ करना है भाई? इसके अंदर, या तो ग्लोबली कर लें। अगर आपने नोडमोन ग्लोबली करना है ना, तो फिर आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी कि यार फलां फोल्डर के अंदर करना है, फलां, फिर पूरी मशीन में जहां भी नोडमोन चलाएंगे चलेगा। तो ग्लोबली कैसे करते हैं? -G का फ्लैग देते हैं, -G का फ्लैग। लेट्स सी, अगर नोडमोन में है ना, तो ये npm इंस्टॉल -G माइनस, अभी आपको मतलब अब आपको खुद ब खुद एरर से समझ आ गया कि -G क्यों, कि मैं एक स्पेसिफिक फोल्डर में इंस्टॉल करता था, वो दूसरे फोल्डर में एक्सेस नहीं होता। तो आप -G कर लें तो जिधर मर्जी जाके पूरे सिस्टम में जिस मर्जी फाइल फोल्डर में जाके आप इसको एक्सेस करें, हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बैकएंड के अंदर ही कर रहा हूँ, लेकिन ये बैकएंड से बाहर भी इजीली एक्सेसिबल होगा। तो अब मैं ये कहूंगा जी कि नोड मोन index.js, that's it, चल गया। अब मैं एक और एंड पॉइंट बनाता हूँ और इस एंड पॉइंट पे मैं लिख देता हूँ जी यासिर। मैंने कहा था ना हम अपनी मर्जी के एंड पॉइंट बनाएंगे, हम अब खुद बादशाह हैं, हमारा ही खेत है और हमारा ही घोड़ा है और जिधर मर्जी भगाए। अब मैं इसे सेव करूंगा, कैन यू सी दैट सर्वर रिस्टार्टेड, सिर्फ सेव करने से। इफ आई गो बैक और अगर यहाँ पे जाऊं तो मैंने एंड पॉइंट क्या दिया, यासिर के अंदर ये नहीं कहना हेलो यासिर, तो ऑब्वियसली रिस्पांस वही देगा। फिर देखें सेव किया तो ऑटो रीचेंज हो गया, यासिर किया तो हेलो यासिर आ गया। दैट्स प्रीटी मच वर्किंग। ठीक, लेकिन अभी भी मसला है। मसला ये है, मसला नहीं वैसे इंप्रूवमेंट है, हमें हर बार ये काम करना पड़ता है नोडमोन index.js। तो हम रिएक्ट के लिए तो क्या करते हैं, npm स्टार्ट, तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाता है। ये पहली दफा आपको बता रहा हूं कि आप कस्टम स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। इस स्क्रिप्ट में जो कमांड लिखेंगे वो npm से चलेगी। मैं अगर यहाँ पे लिखूं स्टार्ट, कमांड का नेम और साथ में वो कमांड खुद, बाज़ औक़ात आपकी कमांड जब ज्यादा लंबी हो जाती है ना, आप यहाँ स्क्रिप्ट बना लेते हैं उसका, नोडमोन इंडेक्स डॉट। तो अब आप क्या लिखेंगे बजाय ये लिखने के, npm start। तो आपने अपना कस्टम स्क्रिप्ट लिख लिया। मैं क्या कर रहा हूं, npm स्टार्ट, वो क्या कर रन कर रहा है, ये कमांड खुद ब खुद रन कर रहा है। तो नहीं समझ आ गई, मजे की चीज है ना। तो पहले जो सारा काम आप रिलाय करते थे कि कोई बना के दे रहा है, अब आपको जरा सा भी कोई हरकत करनी है तो सारा कुछ सारों चीजों के रिस्पॉन्सिबल खुद हैं। और आपने एक्सप्रेस.js में पढ़ा था, इट इज फास्ट, अनओपिनियनेटेड, मिनिमलिस्टिक नोड.js फ्रेमवर्क। मिनिमलिस्ट का मतलब तो खैर आप जान ही चुके होंगे, बस 3 लाइनों में सर्वर कौन लिख के देता है आपको। एनीवे जी, दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडे। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कवर बेसिक्स इन मच मोर डेप्थ एंड डिटेल्स। एज यूजुअल फ्रंट एंड की तरह मैं बहुत डिटेल्स में पहली 2-3 वीडियोस में जाता हूँ, उसके बाद ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता, बिकॉज सारी चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि कन्वे हो जाए उन्हीं पहली 2-3 में, और हम बाकी अपने मतलब की चीजें करें, इतनी ज्यादा डेप्थ में जाने की हमें एज सच इसकी टेक्निकलिटी, क्योंकि ये चीजें साथ साथ आप खुद ही लर्न करते जाते हैं, सीखते जाते हैं। हमने पहला सर्वर बना लिया, हमने 3 एंड पॉइंट्स बना लिए और इन तीनों एंड पॉइंट्स को पब्लिकली एक्सपोज भी कर दिया, और वो एक्सेसिबल भी है किसी भी क्लाइंट से, किसी भी ब्राउजर से। अभी लोकली, क्योंकि रिमोटली कहीं से एक्सेसिबल नहीं होंगे, अभी से डिप्लॉय नहीं किया है, हमारा सर्वर जो है वो ऑब्वियसली लोकल सिस्टम पे ही है। सो इफ देयर इज नो क्वेश्चन, सो आई वुड close it right here.